हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो टुडे वी विल प्रैक्टिस आवर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 फॉर सब इंस्पेक्टर। ठीक है, इससे पहले आपको एक प्रैक्टिस सेट 1 मिल चुका है। ठीक है, जहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। सेम आज भी हमारे प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चंस रहेंगे विच वी विल डिस्कस। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एट हाई ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन अकर्स एट। ठीक है, जब ह्यूमिडिटी हाई होती है तो उस टाइम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है। ऑप्शन ए इज द इवेपोरेशन अकर्स एट द सेम रेट, और ऑप्शन बी इवेपोरेशन अकर्स एट स्लोअर रेट, ऑप्शन सी चेंजेस विद टाइम, या ऑप्शन डी फास्टर रेट। सो यू कैन मार्क योर आंसर। And at high humidity evaporation occurs at slower rate। क्योंकि होता क्या है, जब ह्यूमिडिटी होती है तो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी जो मॉइस्चर है, जो वाटर कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है वो स्लो हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट डज वेव ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, सो वेव जो है क्या ट्रांसमिट करती है एक प्लेस से दूसरी जगह तक। इट ट्रांसमिट्स एम्पलीट्यूड, और इट्स ट्रांसमिट ऑप्शन बी सेज वेवलेंथ, ऑप्शन सी मास, या ऑप्शन डी एनर्जी। ठीक है, सो यू कैन मार्क योर आंसर। एंड वेव क्या होता है, बेसिकली हमारा डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, और जो वेव होता है हमारा, इट ट्रांसमिट्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन अ ग्रासलैंड इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम्पल दे के आपसे पूछा गया है, डायरेक्ट रैबिट का बोल दिया है इन्होंने। ठीक है, तो उस हिसाब से देख के चलो कि पहले तो देखो हर रैबिट है क्या। ठीक है, उस हिसाब से। ठीक है, सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन ग्रासलैंड इज कॉल्ड नेट प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, या फिर ऑप्शन सी से नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज एनपीपी, एंड डी इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आई होप आपने इकोसिस्टम वाला चैप्टर में पढ़ा होगा ये। सो यू कैन मार्क योर आंसर। So the rate of formation of new organic matter by rabbit in a grassland is called secondary productivity. Option number B is correct. ठीक है, so moving on to question number fourth. Which of the following correctly represent the electronic distribution in magnesium atom। ठीक है, आपको जो ये एटम्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में होगा। ठीक है, ये आपको पूरा एक पीरियोडिक टेबल होगा। ठीक है, आपको हर एक एटम का उसका पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, मास नंबर पता होना चाहिए। मास नंबर नहीं भी हो तो एटॉमिक नंबर ज़रूर पता होना चाहिए, और कन्फिग्रेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो ये है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो आनी चाहिए। यहाँ पे mg का पूछा गया, आपसे किसी भी एटम की पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगी जब आपको एटॉमिक नंबर पता होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज 381, ऑप्शन बी इज 282, ऑप्शन सी इज 183, एंड ऑप्शन डी इज 822। ठीक है, यहाँ पे शेल्स होते हैं, बोर मॉडल में होता है, बोर मॉडल में पढ़ा होगा। ठीक है, शेल्स होते हैं, किस शेल में, हर एक शेल का एक पर्टिकुलर नेम दिया गया और उस शेल में कितने कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ये सब कुछ आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ना है। ठीक है, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव मार्क्ड योर आंसर। सो द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीशियम इज 282, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक नंबर है 12। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगी, पहले आ जाएगा 2 इनर मोस्ट शेल में, फिर उसके बाद 8, और रिमेनिंग रहेगी हमारे 2, तो वो आ जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज।
एस्टिमेटेड वैल्यू सोलर कांस्टेंट की हमने पढ़ा है कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वाले में, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। अब आपको इसका एसआई यूनिट भी याद रखना है, ठीक है। हो सकता है कि वैल्यू ना पूछी जाए और एसआई यूनिट ही पूछ लें, ठीक है। सो इट्स किलो जूल पर सेकेंड per square meter. Second is 2.4 per second per square meter. Third is 3.4 kilojoule per second per square meter. या option D is 5.2 kilojoules per second per square meter. So the right value is 1.4 kilojoule per second per square meter, ठीक है। ये सोलर कांस्टेंट का कंसेप्ट हमने सोलर कुकर वगैरह उस लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम, ठीक है। अब आपको इस ग्राफ को स्टडी करना है और बताना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या परफॉर्म कर रहा है। द ऑब्जेक्ट हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द ऑब्जेक्ट हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर कहते हैं ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, या फिर ऑप्शन डी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो प्लीज़ मार्क योर आंसर। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट हैज़ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसकी जो वेलोसिटी हो रही है वो विद टाइम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर इस तरह से होता तो वो क्या होता था वे तो सॉरी वो एक्सेलरेशन कहा जाता पॉजिटिव में, ठीक है। सो दिस इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल हैज़ नियरली ज़ीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। जितने भी आपको ऑप्शंस दिखेंगे उसमें से किसका जो है ज़ीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हैज़ नियरली ज़ीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो ऑप्शन ए इज मैग्नीन, ऑप्शन बी इज कार्बन, ऑप्शन सी इज कॉपर एंड ऑप्शन डी इज porcelain. So you can mark your answer for this question. So the material which has nearly zero temperature coefficient of resistance is manganese. Option A is correct. ठीक है. Next one, moving to the next one. Yes. The theory which explains that gases consist of molecules which are in rapid motion is known as. So ऐसी कौन सी थ्योरी है जो एक्सप्लेन कर रही है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के आर इन रैपिड मोशन, ठीक है। सो ये ऑप्शंस आर डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, बोहर्स थ्योरी, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड ऑप्शन डी इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. So you can mark your answer for this question. And the right answer is the theory which actually explains that gases consist of molecules which are in rapid motion is kinetic molecular theory. So option number D is correct. ठीक है, kinetic molecular theory. Next is ट्रांसपेरेंट इम्प्लांट इन, तो हमें वो मॉलिक्यूल का नाम बताना है, ठीक है, जो क्या करता है, जो ट्रांसपीरेशन हो रही होती है प्लांट में उसको कंट्रोल करता है, लिमिट करता है, ठीक है। सो योर ऑप्शंस आर कोबाल्ट क्लोराइड, मर्क्यूरी, ऑप्शन सी इज पोटेशियम, या फिर ऑप्शन डी फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। सो कौन सी चीज़ है जिसको हम ऐड करते हैं प्लांट्स में, ठीक है, कि वो जो ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर, तो वो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। सो यू कैन मार्क योर आंसर. So the right answer is the anti-transparent in plant is phenyl mercuric acetate. Option D is correct. ठीक है. Next one is the most potent greenhouse gas in terms of efficiency is.
ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से जो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है वो पोटेंट है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी. दैट इज योर ऑप्शंस आर N2O, that is nitrous oxide, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 मीथेन या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, सो यू कैन मार्क योर आंसर. And the right answer is the most potent greenhouse gas in terms of efficiency is chlorofluorocarbons, that is CFC. So your option B is correct. ठीक है, सो ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस टेस्ट के 10 क्वेश्चंस. ठीक है, आई होप आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा. ठीक है, और आई वांट कि जितने भी अपने जो लोग आप हो, ठीक है, आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो एंड ट्राई एज मच MCQ एज यू कैन. ठीक है, बाकी हमारी टीम जो है वो आपके लिए MCQs हर टॉपिक पे लाई रही है, सो यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर. ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सैम्पल पेपर के साथ हम मिलेंगे. थैंक यू क्लास.